हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 10 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके सारी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य भर में एक PPP मॉडल के आधार पर कितने नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है 12, बी है 14, सी है 26 और डी है 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 16। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य भर में एक PPP मॉडल के आधार पर 16 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं। यह कदम युवाओं को कुशल बनाने और उन्हें अच्छे रोजगार के अवसर प्रदान करने की पहल का एक हिस्सा है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 305 IIT संस्थान हैं, जिसमें 1,72,000 से अधिक छात्र जो है वो कौशल प्रशिक्षण कर रहे हैं। और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PPP मॉडल के आधार पर 16 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के हरिओम गुप्ता के गणितीय फॉर्मूले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिला, वह किस जिले से हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज, बी है कानपुर, सी है वाराणसी और डी है लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कानपुर। हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय यानी HBTU के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के पूर्व छात्र हरिओम गुप्ता के गणितीय फॉर्मूले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिला है। उन्होंने शोध कार्य करते हुए गणित के 2 नए फॉर्मूले खोजे हैं जो बड़ी से बड़ी गणना को बेहद आसान करते हैं। और ये जो हरिओम गुप्ता हैं ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के निवासी हैं। उन्होंने अपनी यह शोध सबसे पहले इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज में भेजी, जहां पर इसे स्वीकृति मिल गई। उनके शोध पत्र को जर्मनी बेस्ड पब्लिशर स्प्रिंजर द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंजीनियरिंग में प्रकाशन के लिए भी उनके शोध पत्र का चयन किया गया है। और दोस्तों, ऐसा इन्हें जो शोध कार्य इन्होंने किया है, जो गणित के नए फॉर्मूले खोजे हैं, ऐसा काम करने के लिए इन्हें 2 वर्ष का समय लगा है। और यहाँ पर आपने देखा कि उनके शोध पत्र को जर्मनी बेस्ड पब्लिशर स्प्रिंजर द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। और इसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लैंड में है, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी जो कि दुबई में है, ट्रिनिटी कॉलेज जो कि डबलिन में है, इसके समेत दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के गणितज्ञ व वैज्ञानिकों ने हरिओम गुप्ता को फॉर्मूले को पेश करने के लिए आमंत्रित भी किया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है, इन्होंने जो गणित के नए फॉर्मूले खोजे हैं, तो ये किसके लिए है? तो ये भिन्नों के विघटन के लिए लगाया जाता है। अभी तक क्या था कि आंशिक भिन्नों को विघटन की विधियां थीं, लेकिन उनमें समय बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन इन्होंने जो ये फॉर्मूला खोजा है, इसके आने के बाद से भिन्नों को सीधे विघटित किया जा सकता है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा समय जो है उसकी बचत होगी। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है कि नए फॉर्मूले की खोज किसने की है? तो हरिओम गुप्ता ने इस फॉर्मूले की खोज की है और ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली से उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई सेवा शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए है बरेली, बी है पीलीभीत, सी है लखीमपुर खीरी और डी है बदायूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बरेली। RCS के तहत दिल्ली से यूपी के बरेली के बीच हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। एयर इंडिया की सहयोगी कंपनी एयर अलायंस दिल्ली और बरेली के बीच फ्लाइट सर्विस देगी। 8 मार्च को नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। बरेली का त्रिशूल हवाई अड्डा पहले केवल वायुसेना के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था, लेकिन अब इसे वायुसेना और वाणिज्यिक परिचालन यानी कॉमर्शियल फ्लाइट दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक जो वर्ड है RCS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, यानी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत दिल्ली से यूपी के बरेली के बीच हवाई सेवा की शुरुआत की गई।
और दोस्तों एयर इंडिया की सहयोगी कंपनी एयर अलायंस इसके लिए फ़्लाइट सर्विस देगी। ठीक है, तो ये आपको याद में रखना है। और दोस्तों ये जो फ़्लाइट होगी वो दिल्ली से बरेली के बीच हफ्ते में 4 दिन मिलेगी। अब वो दिन कौन कौन से हैं, तो देखिए बुधवार है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ये फ़्लाइट की सुविधा दी जाएगी। और इसका किराया कितना होगा, तो इसका किराया 2004 रुपये तय किया गया है। और ये किसने तय किया है, तो एयर अलायंस ने ये किराया तय किया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको ये पॉइंट देखना है कि जो बरेली का त्रिशूल हवाई अड्डा था ये पहले केवल वायुसेना के लिए इस्तेमाल के लिए था। ठीक है, लेकिन अब जो है वायुसेना और वाणिज्यिक परिचालन यानी कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए दोनों के लिए इसे इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की गरिमा उर्फ परी जो कि एक गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA टाइप 1 से पीड़ित है को 22 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा। वह प्रदेश के किस जिले से हैं? ऑप्शन नंबर ए है मुजफ्फरनगर, बी है हापुड़, सी है गोरखपुर और डी है सोनभद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। गोरखपुर जिले के घोसीपुरवा की रहने वाली 6 साल की मासूम गरिमा उर्फ परी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA टाइप 1 से जूझ रही है। परी का मामला प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। अब उसका इलाज होने की उम्मीद बढ़ गई है। सदर सांसद रवि किशन ने परी की बीमारी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जानकारी दी है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी है ये होती क्या है, ठीक है, और क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों ये पहले इसके लिए थोड़ा आप समझेंगे। असल में होता क्या है कि इंसानों के शरीर में प्रोटीन बनाने वाला एक जीन होता है और इससे मांसपेशियां और तंत्रिकाएं जीवित रहती हैं। लेकिन जिसे SMA बीमारी होती है उसके शरीर में यह जीन नहीं होता है। इस जीन के ना होने से होता क्या है कि शरीर में तंत्रिकाएं जो होती हैं वो निर्जीव होने लगती हैं और दिमाग की मांसपेशियां काम करना बंद करने लगती हैं और धीरे धीरे पूरी तरीके से जो ये तंत्रिकाएं हैं वो काम करना बंद कर देती हैं और जो इस बीमारी से ग्रसित होता है उसे इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो बीमारी है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी ये 1 लाख में एक बच्चे को होती है। ठीक है, और इस बीमारी का इलाज जो है वो बेहद महंगा होता है। इसका इलाज होता कैसे है, तो इसमें जीन थेरेपी होती है। ठीक है, अब जीन थेरेपी होती किससे है, तो इसके लिए एक इंजेक्शन होता है जिसकी कीमत होती है 16 करोड़ रुपए। कितनी होती है, 16 करोड़ रुपए। लेकिन आयात टैक्स को मिलाकर के अगर इसको देखा जाए तो टोटल जो कीमत है वो उसकी हो जाती है 22 करोड़ के लगभग। ठीक है, अब ये जो इंजेक्शन है ये बनता कहाँ पर है, तो इसे स्विट्जरलैंड की नोवार्टिस कंपनी बनाती है। कौन बनाती है, स्विट्जरलैंड की नोवार्टिस कंपनी इसे बनाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि गोरखपुर की घोसीपुरवा की रहने वाली 6 साल की मासूम कौन है, गरिमा उर्फ परी है। इसके लिए जो है अब इस इंजेक्शन के मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं और जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो आयात टैक्स होता है उसे ख़त्म कर दिया है और प्रदेश सरकार के लिए जो है मांग की गई है कि इसके लिए कुछ अनुदान दिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्षय पात्र नामक सभी महिलाओं की कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, बी है कोलकाता, सी है पटना और डी है भोपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने अक्षय पात्र नामक सभी महिलाओं की कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में ललित कला अकादमी के रविंद्रनाथ गैलरीज में किया गया। यह प्रदर्शनी 20 मार्च तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में भारत सहित 12 से अधिक देशों के 250 से अधिक चित्रकलाएं दिखाई जाएंगी। ललित कला अकादमी भारत का राष्ट्रीय कला अकादमी है। यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। तो आपको याद रखना है कि इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। और किसने किया है, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने इस अक्षय पात्र नामक जो कला प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे हेल्पलाइन को
निम्नलिखित में से किस नंबर में एकीकृत किया है? ऑप्शन नंबर ए है 129, बी है 139, सी है 149 और डी है 119। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 139। भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे हेल्पलाइन को एक ही नंबर यानी 139 139 में एकीकृत कर दिया है, जो यात्रा के दौरान त्वरित शिकायत निवारण और पूछताछ के लिए रेल मदद हेल्पलाइन है। यात्रियों को इस नंबर को याद रखना और यात्रा के दौरान उनकी सभी ज़रूरतों के लिए रेलवे से जुड़ना आसान होगा। 1 अप्रैल 2021 से हेल्पलाइन नंबर 182 जो 182 था उसे बंद कर दिया जाएगा और इसे भी 139 यानी 139 में विलय कर दिया जाएगा। तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने केवल एक नंबर अब जारी किया है, कौन सा? 139। इसके माध्यम से आप रेलवे से संबंधित कोई भी आपकी शिकायत है, कोई भी पूछताछ है, तो आप इस नंबर की मदद से ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी राशि का नारी सम्मान कोष बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है 100 करोड़, बी है 120 करोड़, सी है 150 करोड़ और डी है 200 करोड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 100 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निम्नलिखित घोषणाएं की। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था उस पर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कई सारी घोषणाएं की। अब मुख्य कौन कौन सी घोषणाएं थी तो वो हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में 100 करोड़ रुपए की लागत से नारी सम्मान कोष बनाया जाएगा। दूसरी घोषणा की कि लड़कियों को ड्राइविंग का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। संविदा कर्मी महिलाओं को भी अब 180 दिन का प्रसूति अवकाश मिलेगा। राज्य की सभी लड़कियों को देश विदेश में होने वाली उच्च शिक्षा का खर्च जो है वो राज्य सरकार उठाएगी, ये फैसला लिया गया। महिला स्वयं सहायता समूह को 4% ब्याज पर दिया जाने वाला ऋण अब 2% पर मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों ऋण है 2% पर मिलेगा, शेष ब्याज कौन है? राज्य सरकार वहन करेगी। भूमि स्वायत्त में पति के साथ पत्नी का भी नाम होगा, तो ये फैसला भी लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये कई सारी जो घोषणा है वो मध्य प्रदेश सरकार ने ली हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, तो ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल वाइल्ड लाइफ डिजीज डायग्नोस्टिक रिसर्च एंड रेफरल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार और डी है उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। केंद्र सरकार गुजरात में नेशनल वाइल्ड लाइफ डिजीज डायग्नोस्टिक रिसर्च एंड रेफरल सेंटर की स्थापना करेगी। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। यह सेंटर प्रस्तावित प्रोजेक्ट लाइन का हिस्सा है। प्रोजेक्ट लाइन का मकसद एशियाई शेर को संरक्षित करने के प्रयास को बढ़ावा देना है। पिछले साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट प्लान की घोषणा की थी। तो दोस्तों ये याद रखना है आपको कि नेशनल वाइल्ड लाइफ डिजीज डायग्नोस्टिक रिसर्च एंड रेफरल सेंटर जो है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो गुजरात में इसकी स्थापना की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है एशियाई शेर को संरक्षित करने का प्रयास को बढ़ावा देना। इस जो वाइल्ड लाइफ ये सेंटर है इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों इसे गुजरात में बनाया जाएगा, तो गुजरात से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और दोस्तों जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। किस जिले में? तो नर्मदा जिले में ये प्रतिमा स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए QR कोड कंप्लेंट सिस्टम लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है तेलंगाना, सी है मध्य प्रदेश और डी है छत्तीसगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। तेलंगाना पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए QR कोड कंप्लेंट सिस्टम लॉन्च की है। अब महिलाएं उत्पीड़न के खिलाफ आसानी से शिकायत दर्ज करा सकेंगी। यह QR कोड विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा। इस QR कोड को स्कैन करके
महिलाएं बहुत आसानी से पुलिस को शिकायत दर्ज करा सकेंगी। तो दोस्तों तेलंगाना पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा क्यूआर कोड किया है? तो क्यूआर कोड कंप्लेंट सिस्टम जो उसे लॉन्च किया है। और इससे होगा क्या कि ये जो क्यूआर कोड कंप्लेंट सिस्टम है, यानी कि क्यूआर कोड जो है वो सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा, और जो महिलाएं हैं उन्हें अगर कोई भी शिकायत दर्ज करानी है तो वो क्यूआर कोड को स्कैन करेंगी और फिर उस पर शिकायत जो अपनी दर्ज कर देंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान होगा शिकायत दर्ज करना। तो इसे किसने किया है? तेलंगाना सरकार ने इसे किया है। तो यहाँ पर तेलंगाना के बारे में जानते हैं। ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए है लद्दाख, बी है जम्मू कश्मीर, सी है हरियाणा और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की है। इस योजना के तहत सॉरी दोस्तों यहाँ पर इस योजना के तहत गरीब परिवार की प्रतिभाशाली लड़कियों को पढ़ने में सहायता की जाएगी ताकि वह चिकित्सा, इंजीनियरिंग, आईआईटी, मानविकी जैसे क्षेत्रों में अपना करियर बनाकर राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे सकें। श्री मनोज सिन्हा ने मिशन यूथ के तहत तेजस्विनी योजना भी लॉन्च की है। इस योजना के तहत 18 से 35 साल के बीच लड़कियों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों जो यहाँ के उपराज्यपाल हैं कौन है? मनोज सिन्हा। इन्होंने एक स्कीम शुरू की है, कौन सी? सुपर 75 स्कॉलर स्कीम। और इसके साथ ही उन्होंने एक और स्कीम शुरू की है, वो कौन सी की है? तो मिशन यूथ। उन्होंने मिशन यूथ को वहाँ पर लॉन्च किया है और इसके तहत 18 से 35 साल की लड़कियों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने इसे लॉन्च किया है। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की जो चीफ मिनिस्टर की सीट है वो अभी वैकेंट है और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं मनोज सिन्हा। तो दोस्तों ये थे 10 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो दोस्तों ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी लैंड रिकॉर्ड्स सर्विस इंडेक्स में इस साल उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, 11वां स्थान। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान दिया है? ऑप्शन नंबर ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा और डी है चौथा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।